आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। दोस्तों, हमने जैसा आपसे वादा किया था कि नीट को लेकर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उसको लेकर मुंसिफ टीवी की कोशिश रहेगी कि आपको हर अपडेट से आगाह कराते रहें और अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। और हमेशा हमारे साथ में एक ख़ास मेहमान होते हैं इसको लेकर। उनका नाम है जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। आज का जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उनको इस हालत में बुलाना पड़ा कि वो मेडिकली परेशान हैं और आंखों का उनके ऑपरेशन हुआ है। उसके अलावा और कई सारी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। और जो है आज का जो मामला है हम उनका रूबरू कराते हैं। आपका इस्तकबाल है जनाब। ये तेलंगाना की जो लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है और फिर इसमें एप्लीकेशन आई है, ये किस लिए है, क्या इसका मामला है? सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी और उसके जितने भी जिम्मेदारान हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर से हमारे जो नाज़रीन हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थोड़ी सी मुझसे ताख़ीर हो गई है आने में। ये आँख का जो मेरा मसला था ऑपरेशन का, उसमें जो है ना मुझे थोड़ा वक्त लग गया, और मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आगे इस किस्म की जो है ना हरकत नहीं होगी, मुझसे सरदर्द नहीं होगी। तो जनाब, आप पूछ रहे थे कि तेलंगाना की लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है जी, फिर ये एप्लीकेशन किस लिए लिया जा रहा है? बिल्कुल सही आपका सवाल है। दरअसल क्या है, ये जो लिस्ट रिलीज़ हुई है इसको हम जो है ना ऑथेंटिक नहीं मानते या सर्टिफाइड लिस्ट नहीं कहते। ये लिस्ट को कहते हैं स्कैटर्ड लिस्ट। स्कैटर्ड लिस्ट। देखिए, दरअसल क्या है मालूम है, तेलंगाना के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो लोकल स्टेटस डिसाइड होता है वो उनके एकेडमिक्स पर डिसाइड होता है। ठीक है। और दूसरे स्टेट्स के कुछ अलग से जो है ना कंडीशंस हैं, कुछ अलग जो है अपने अपने पैटर्न्स हैं उनके। किसी का जो है ना बाई बर्थ है, किसी के पेरेंट्स का, तो ये इसी तरह होता है। लेकिन हमारा जो वो है पैटर्न है वो एकेडमिक्स पर डिपेंड करता है। तो हमारे कैंडिडेट्स ने देखा होगा कि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम जो है ना तेलंगाना के होने के बावजूद इस लिस्ट में नहीं है, और कई बाहर स्टेट के बच्चे हैं जिनके नाम हमारी तेलंगाना की लिस्ट में है। उसका कारण ये है कि ये जो लिस्ट बनती है जी, ये स्टेट वाइज बनती है। स्टेट वाइज के माने ये हो कि जो कैंडिडेट उस स्टेट में एग्ज़ाम दिया हो उसके नाम उस स्टेट में ऐड हो जाएंगे, जो कि वहाँ का लोकल नहीं होगा। तो जैसे अब हमारे पास जो है ना कुछ बच्चे हैं यहाँ से जो है ना कर्नाटक में जाके पढ़ रहे हैं, बीदर में। तो वो बच्चे पढ़ने के मतलब ये नहीं है कि 6 to 12 जो लोकल वो नहीं है, कोचिंग जो प्राइवेट कोचिंग जो लेते हैं ना उसके माने हैं। तो कोचिंग वहाँ पर लिए और एग्ज़ाम भी वहीं पर दिए। जैसे बीदर में कुछ बच्चे हैं हैदराबाद के, तो उन बच्चों के नाम इस लिस्ट में नहीं आएंगे क्योंकि वो कर्नाटक में एग्ज़ाम दिए थे, इसीलिए कर्नाटक की लिस्ट में उन बच्चों के नाम जाएंगे। इसी तरह जो बाहर बच्चे हैं, समझिए तेलंगाना के, मतलब गल्फ़ में है या एमिरेट्स में है, तो वो वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे तो उनके नाम वहाँ पर जाएंगे या इंटरनेशनल लिस्ट में जाएंगे। और कुछ बच्चे जो है ना हमारे या बल्कि केरला के यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं तो उनके नाम यहाँ की लिस्ट में आएगी। तो इस एतबार से ये जो लिस्ट है ये ऑथेंटिक नहीं है। तो इसके लिए KNRHS करता ये है कि जो बच्चे हमारे तेलंगाना में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो जो है ना पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। अगला यही मेरा सवाल था कि जो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन कल 7 जुलाई से शुरू हो चुका है जी, तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे काफ़ी होगा या बस अगली बार भी इस तरह के कुछ प्रोसेस से लोगों को जुड़ना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। देखिए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप्स में होते हैं। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज, यानी 7 तारीख से जो 14 तारीख का जो रजिस्ट्रेशन बना है, जो डेट्स दिए गए हैं, इसको कहते हैं हम कन्वेनर और कोटा रजिस्ट्रेशन। ए कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ कन्वेनर कोटा के लिए। ये जैसे ख़त्म होगा तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आएगा, जिसको हम कहते हैं MQ मैनेजमेंट कोटा, जिसमें B and C कैटेगरी के रहेंगे। वो ख़त्म होने के बाद में आएगा आयुष का रजिस्ट्रेशन। तो इस एतबार से हम 3 रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बच्चे। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि साहब हमारा जब यानी मार्क्स इतने नहीं है कि हम ये कैटेगरी में जो है ना हमारे को सीट मिलेगी, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम ये कैटेगरी में रजिस्टर करें? तो ये कहीं ज़रूरी नहीं है। आप जो है ना ये कैटेगरी को छोड़ के, जब आपको पक्का यकीन नहीं है कि आपकी सीट नहीं मिलने वाली है, तो आप डायरेक्ट MQ में भी करा सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा में भी करवा सकते हैं। अगर दोनों में भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप उतने भी नहीं रखते हैं मार्क्स, तो आप डायरेक्ट आयुष में भी करवा सकते हैं।
ओके, तो इसमें से कौन कौन लोग हैं जो रजिस्टर करवा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखिए इस हर साल जो है ना एक क्वालिफाइंग मार्क जो है ना कट ऑफ होता है, क्वालिफाइंग जिसको कहते हैं। तो इस साल जो है ना क्वालिफाइंग ओपन के लिए जो कट ऑफ हुआ है 137 है, और जो जनरल के लिए कट ऑफ हुआ है 117 है, वो रिजर्वेशन के लिए 117 है। तो जिन बच्चों के मार्क्स जो रिजर्वेशन में है 117 है या ओपन में 137 है, 137 पकड़ के चलते हैं जी। जिन बच्चों के मार्क्स नीट में 137 आए हैं उन बच्चों को जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा पूरा हक है, चाहे वो सीट मिलती हो या नहीं मिलती हो, बट दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग। मतलब जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 137 से शुरू हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आपके हैं मार्क्स 138 है, 140 है, 200 है, तो एप्लीकेशन के प्रोसेस से गुजर सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अलग बात है, कोई सीट नहीं मिलेगी, ये अलग बात है, लेकिन आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो बड़ा सवाल अब ये है कि जब सर्टिफिकेट का ये प्रोसेस शुरू होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा, तो उसमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो वो बच्चों को अपलोड करने हैं, और वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे? देखिए, जब पहले ये लोग जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो करेंगे, वो उसका जो वेब है वो ओपन करेंगे, तो इनको जो है ना अलग अलग किस्म के जो है ना उसमें वो दिए जाएंगे। तो इसमें इनको जो है ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो है ना फिर इनको फिर से ये जिस तरह एनटीए के लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे, वैसे फिर फ्रेश इनको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, नाम से लेकर पूरे जो है ना डिटेल देने पड़ेंगे। तो अब इसमें जो सर्टिफिकेट्स एनटीए वाले पूछे थे वही सर्टिफिकेट्स यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, लेकिन कुछ छोड़कर कुछ, क्योंकि वहाँ पर जैसे वो बीसी था, यहाँ पर बीसीई है, और वहाँ पर जो है ना आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता था, डोमिसाइल की उनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो इसमें ऐड होंगे, तो मैं डिटेल में आ जाता हूँ। तो जो बच्चे हैं सबसे पहले तो जो है ना इनको नीट का रैंक कार्ड अपलोड करना पड़ेगा कि उनकी कितनी रैंक आई, कितना या रैंक कितना आया था, ये एक सर्टिफिकेट, पहला सर्टिफिकेट है। हाँ। और एसएससी का मेमो इनको अपलोड करना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट उसमें भी 10th क्लास, हाँ 10th क्लास की, क्योंकि उसमें करना पड़ेगा। हाँ। और कुछ बच्चों का अब इस्तदलाल ये है कि साहब हमने आईसीएसई की थी या कोई और किया था जिसमें जो है ना मेमो में हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो 12th का जो एग्ज़ाम रहे जो दिए थे ना उसके मेमो में आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, वो आप अपलोड करेंगे। फर्स्ट कीजिए वो भी नहीं है आपके पास, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अनवर साहब, ज़रा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जोर से बात करने का परमिशन नहीं है। ये भी जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से परमिशन लेकर आया हूँ। नहीं, ये तो मुंसिफ टीवी के लिए और बच्चों के लिए आपका प्यार है जी। तो आप जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेमो ही होना है, ऐसा नहीं है, दो में से कोई एक, इधर ऑफ दी डॉक्यूमेंट अपलोड। और इसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स मेमो, यानी हमारा जो क्वालिफाइंग है तेलंगाना का वो है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आप जो है ना वो यानी मार्क्स मेमो अपलोड करेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि कभी किसी बच्चों के पास जो है ना लॉन्ग मेमो नहीं आता है, शॉर्ट मेमो ही रहता है, तो आप शॉर्ट मेमो भी अपलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा, लॉन्ग मेमो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स आते जाएगा जी। ड्रॉप बॉक्स में जो है ना ये सारी चीज़ें वो बताते रहेगा ड्रॉप बॉक्स में, तो आप क्या अपलोड कर रहे हैं उसको क्लिक करते रहेंगे आप ड्रॉप बॉक्स में। ठीक है जी। उसके बाद आपको अपना लोकल स्टेटस बताने के लिए, ये बहुत लंबा जाएगा आपका, तो लोकल स्टेटस बताने के लिए आपको स्टडी सर्टिफिकेट जो है ना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट आपको 6th से 12th तक बताना पड़ेगा, जिसको हम बोनाफाइड भी कहते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कहते हैं जी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का यानी प्रॉब्लम ये है कि साहब देखिए, लोकल स्टेटस आपको गेन करने के लिए मैंने पहले बता दिया कि 6th to 12th आपको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लोकल स्टेटस एकेडमिक्स पे डिपेंड वो बिल्कुल, और बता चुके हैं। तो 6 to 12 जब तक कि आप अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपका लोकल स्टेटस नहीं बनेगा। फर्स्ट कीजिए आप 7 से जो है ना यहाँ के हैं, 6 कहीं बाहर पढ़ के आए हैं, तो भी आपको जो है ना लोकल स्टेटस नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग कंडीशन है, इंशाल्लाह अभी आगे जब हम NL पे आएंगे तो वहाँ पे बताऊँगा। तो 6 to 12 में कुछ बच्चों का ये इस्तेमाल लिया कि साहब मैं 1st to 7th एक स्कूल में पढ़ा, ठीक है,
8th 9th 10th एक स्कूल में पढ़ा, 11th 12th तो जाहिर है किसी जूनियर कॉलेज में पढ़े होंगे, सही। तो मैं शिक्षा सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं? तो आपको ये इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1st to 7th का जो आपका बोनाफाइड है, 1st to 7th का जो बोनाफाइड है, 6th उसमें कवर हो रहा है आपका। 1st से 7th का जो बोनाफाइड है उसमें 6th कवर हो रहा है, ठीक है। तो और वहाँ पर कॉलम दे दिया गया है, वो नीचे से लेके जाता है कॉलम में 6th 7th 8th 9th 10th, उसके बाद 11th 12th जो ना ऊपर लेके जाता है वो। तो आप क्या करेंगे, 6th 1st में जो पढ़े थे आप 6th और 7th के उस स्कूल का नाम लिखेंगे, कौन से ईयर में पढ़े थे वो लिखेंगे, और वो कहाँ पर स्थित है वो लिखेंगे, और कौन से शहर में, सिटी में है, और कौन से स्टेट में है वो आप लिखेंगे। उसी को जो है ना आप 7th में भी कॉपी कर लेंगे, तो 6th और 7th आपका कवर हो गया, और इस बोनाफाइड को आप अपलोड करेंगे। 1st to 7th का जो बोनाफाइड है उसको अपलोड करेंगे। ये दोनों का क्लास के लिए प्रूफ है आपके पास। अब वो बच्चे परेशान ये है कि साहब मेरे पास 6th का नहीं है, खाली 1st से 7th तक है, तो 6th का कहाँ से लाऊं? 6th कवर हो गया ना इसमें, 1st to 7th में कवर हो गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर 8th 9th 10th का तो आपके पास बोनाफाइड है, फिर 11th 12th का है। जो 6th वाला है वो हमने एक बार अपलोड अगर कर दिया जी, तो 7th वाले में भी सेम कॉपी हम लगा सकते हैं, कट एंड पेस्ट, बस ये इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 7th हो गया। वैसे ही 8th 9th 10th भी कट एंड पेस्ट, 8 स्कूल में पढ़े थे 8 एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक सेम बोनाफाइड है, सेम बोनाफाइड है। ईयर चेंज होगा, हाँ। ईयर चेंज करना नहीं, ऑब्वियसली वो कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन जो ईयर वाला ऑप्शन है उसमें हर साल एक साल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 6th आप में अगर मान लीजिए सपोज 2007 में आपने 6 किया है, 2008 में आपने 8th कर दिया, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक। अब जाहिर है जूनियर कॉलेज तो एक ही जगह पे, एक ही कॉलेज में करेंगे आप, वो भी जो है ना कट एंड पेस्ट ही होगा। चलिए नहीं है तो फिर आपको अगर भरना है तो आप अलग से भर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ठीक। तो इसके स्टडी सर्टिफिकेट आपका लोकल स्टेटस प्रूफ करने के लिए चाहिए। बहुत सही। उसके बाद फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, TC, तो 12 का जो TC है ना वो आपको देना पड़ेगा, वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट दो चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो जो है ना आपका 12th पास करने का जो क्राइटेरिया है वो बताएगा, और दूसरा जो है ना आपका रिलीजन बताएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। पर्टिकुलरली मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ये फ़र्ज़ कीजिए, वैसे तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है हर मुस्लिम कैंडिडेट को, सब उस किसी के पास नहीं है समझिए आप, तो इसकी बेसिस पर भी जो है ना वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट में। इसके बाद है लेटेस्ट कैस्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो है ना एक बच्चों में एक खलबली मची हुई है कि जो BC के बच्चे हैं, पर्टिकुलरली हमारे तेलंगाना में जो BC एक मुस्लिम्स को बेनिफिट है 4% का, तो वो बच्चों में क्या साहब ये BC का लेटेस्ट सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है क्या? तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट उनके लिए है जहाँ पर कन्वर्शन होता है। मिसाल के तौर पे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। BC सिर्फ शेख के लिए एप्लीकेबल है, मुस्लिम्स में भी सबके लिए एप्लीकेबल है BC। जो जनरल कास्ट में आते हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं उनके लिए EWS है, सिर्फ ये शेख के लिए है। तो जाहिर है कि जो शेख बन के पैदा हुआ है मरने तक वो शेख ही रहेगा, उसकी आने वाली नस्लें भी शेख रहेगी, वो भी सभी शेख रहेंगे, तो सब शेख ही आएंगे। अच्छा, ये जो मान लीजिए कोई शेख कैंडिडेट है, जब उसने फॉर्म भरा था तो जाहिर सी बात है उसने इसको सर्टिफिकेट को लगाया होगा, तो वही सर्टिफिकेट अब एप्लीकेबल होगा या नया ही बनवाना? नहीं, ज़रूरी नहीं है नया बनाना। लोगों में यही एक गलतफहमी है कि लेटेस्ट के माने है कि भाई अभी 1 महीना पहले निकाले हैं, अब 2 महीने पहले, ऐसा नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद जो BC सर्टिफिकेट आपको मिला है वो अप्लीकेबल है। अगर कोई जो है ना रोकता है उसके ऊपर या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो आप जो है ना उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट याद होगा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है ना हमारे पास चूँकि 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं तो इसीलिए जो है ना इसको लागू किया गया है। तो ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेंगे? जहाँ पर आप 10th पढ़े हैं, जहाँ पर आप 10th पढ़े हैं वहाँ की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से लेंगे। अंडर GO 12 ऑफ 2000 ये जो है ना उनको देना ही देना है, वो ना नहीं कर सकते हैं, उनको देना ही देना है, क्योंकि वो गजेटेड ऑफिसर भी होते हैं। तो प्रिंसिपल हेड मास्टर वो एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट में सपोज कोई स्कूल बंद हो गया है, समझिए वेयर अबाउट भी नहीं मालूम है, तो आप जहाँ पर 12th पढ़े हैं वहाँ से ले सकते हैं। सपोज वो भी आपको कोई देने से इनकार कर रहा है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं माइनॉरिटी का, बिकॉज TC इज द प्रूफ। मैंने पहले ही बताया आपको। तो क्या ये स्टैम्प पर देना होगा सेल्फ अगर डिक्लेरेशन देते हैं? आपको नोटरी करवानी पड़ेगी। 20 रुपये का पेपर ले लीजिए, लेके आप सेल्फ जो है ना डिक्लेरेशन दीजिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी उसको आप लगा देंगे, तो वो आपके लिए जो है ना रिलीजन जो है रिलीजन प्रूफ करने के लिए होगा।
तो ये वो अल्टरनेट है उसके लिए। लेकिन सभी बच्चों के पास जो है ना सभी स्कूल हैं, स्कूल नहीं है तो जहाँ पे 12th की है वो 12th होंगे, वो तो और ज़्यादातर स्कूल्स इसको अवेलेबल करा देते हैं। बिल्कुल। ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ा है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है। EWS जो क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो है ना ये ही EWS अप्लीकेबल रहेगा जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का इशू किया हो। ओके, आइदर ऑन 1 अप्रैल और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद का। और EWS सर्टिफिकेट किसके लिए एप्लीकेबल है तो सभी जानते हैं कि जिसकी जो है ना उसमें दो वो है, एक क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए एप्लीकेबल है जो 8 लाख से जिनके पेरेंटल इनकम कम है और असेट्स जो है ना उसके डिटेल में उतनी जाने की जरूरत नहीं, सभी के पास हैं। तो EWS सर्टिफिकेट जो है ना आपको वो लेना पड़ेंगे। अच्छा, स्टडी सॉरी EWS के बाद लेटेस्ट पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट जो है ना हर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वही कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है जिस कैंडिडेट को फी रिएम्बर्समेंट लेना है। और फी रिएम्बर्समेंट उसी को मिलता है जिसकी पेरेंटल इनकम जो है ना 2 लाख से कम की हो। तो अब बात कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, जब ड्रॉप बॉक्स ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 आपको ऑप्शन आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, बिलो 2 लाख, अबो 2 लाख। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, बिलो 2 लाख को टिक कर दे रहे हैं। ओके, तो जाहिर है तो आगे का जो ड्रॉबैक्स है वो पूछ रहा है कि अपलोड दी सर्टिफिकेट। अब इनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो इसीलिए जिसको फी रिएम्बर्समेंट नहीं लेना है वो इनकम सर्टिफिकेट को ऐसे यानी जब आप ऑप्ट कर रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं, तो उसको जो है ना अबोव 2 लाख करेंगे तो उनसे जो है ना सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। कई बच्चे मुझे जो है ना ये व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे हैं, भाई जाहिर है मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मिसेस पढ़ के सुना रही हैं, तो उसमें जो है ना ये गलती कर रहे हैं। तो ये गलती मत कीजिए। ड्रॉप बॉक्स में आप जो है ना अगर आपको फी रिएम्बर्समेंट नहीं लेना है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको जो है ना अबाउट 2 लाख को ड्रॉप बॉक्स को जो है ना क्लिक करना पड़ेगा। जब आप अबाउट 2 लाख करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, अपलोड करने के लिए पूछेगा, सिस्टम पूछेगा ही नहीं। तो वही लोग उस ड्रॉप बॉक्स को क्लिक करें जिनकी इनकम 2 लाख से कम हो, और वरना अबव वाले को आप क्लिक करके और नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं और आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे वो आगे बढ़ने नहीं, ऑब्वियसली वो जब तक उसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे आगे बढ़ने देगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये एक सर्टिफिकेट ये मसला हो गया। और एक दूसरा जो यानी स्टडी सर्टिफिकेट्स का मैंने बताया था, तो यानी वो जो डाउट बच्चों का था कि साहब फर्स्ट से एक सर्टिफिकेट है हमारा और 10th जो सर्टिफिकेट है ना, तो ये अच्छा ये सारे सर्टिफिकेट जो है ना आपको ओरिजिनल अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी अपलोड करेंगे आप ओरिजिनल में करेंगे। उसके बाद है NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनके है, हालांकि देखिए NCC जो है ना इस लेवल में, इंटर के लेवल में 2 किस्म के होते हैं, A सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट। ठीक है, A सर्टिफिकेट जो होता है SSC लेवल तक होता है, जो 10th का है वहाँ तक का होता है। B सर्टिफिकेट इंटर के लेवल तक होता है। C सर्टिफिकेट जो होता है वो UG के लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है। तो अब जाहिर है कि ये तो UG में गए नहीं है, तो इनके पास B सर्टिफिकेट ही अवेलेबल रहेगा। तो जिसके पास B सर्टिफिकेट है तो प्रेफरेंस उसको पहले मिलेगा। आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो जाहिर है कि आप चूंकि उसके नीचे है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। तो आपके जो NCC क्लेम करना चाहते हैं वो लोग NCC सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा उनको। ठीक है, NCC के बाद कैप सर्टिफिकेट है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सन। चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सन अगर जो आप हैं उसको क्लिक कीजिए और वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद में PMC है, यानी पुलिस मार्टिस्ट चिल्ड्रन। ये 0.25 जो है ना रिजर्वेशन है इसका, जो पुलिस ड्यूटी पर जो शहीद हो उनके लिए है। जो एक्सीडेंटली मर गए उनके लिए नहीं है, जो शहीद हुए सिर्फ उन्हीं के लिए है। एंग्लो इंडियन का फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा मसला चल रहा है लोगों का। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल है जो नॉन लोकल स्टेटस, जो नॉन लोकल कैंडिडेट हैं लेकिन लोकल स्टेटस लेना चाहते हैं। ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट किसका चाहिए? रेसिडेंस सर्टिफिकेट आइदर ऑफ द पेरेंट का चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई कैंडिडेट 1st से 12th तक आउट ऑफ द कंट्री रह के पढ़ा, आउट ऑफ द कंट्री,
लेकिन वो हैदराबाद का रहने वो वाला। हैदराबाद का और उनके वालिद यहाँ के हैं, वो भी हैदराबाद का है, नहीं पैदा भी वहीं हुआ है, पैदा भी वहीं हुआ है, लेकिन उनके आइदर ऑफ दी पेरेंट या मदर या फादर दो में से कोई एक जो है ना वो यहाँ हैदराबाद तेलंगाना में रहे हैं 10 साल कम से कम या 10 साल से जायद। अगर उनके पास MRO सर्टिफिकेट है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर का सर्टिफिकेट है या किसी तहसीलदार का सर्टिफिकेट है कि 10 साल यहाँ पर ये रह चुके हैं, तो उनको 15% नॉन लोकल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उन बच्चों को मेरिटोरियस लिस्ट में लिया जाएगा, 15% मेरिटोरियस में लिया जाएगा। मेरा अगला सवाल भी यही था, लेकिन आप ये कंप्लीट कर लीजिए, मैं उस सवाल पे फिर आऊँगा। तो फिर इसमें कुछ लोग जो है ना एक गलतफहमी का शिकार ये हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बाहर पढ़ा है लेकिन 9th 10th 11th और 12th यहाँ पर पढ़े, फर्ज कीजिए यहाँ पर पढ़े हैं, तो वो लोग जो है ना लोकल हो जाते हैं। तो एक गलतफहमी इसीलिए पैदा की गई है कि ये जो 4 साल का जो कंडीशन है, वो 4 साल का कंडीशन हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, AP श्री वेंकटेश्वरा एंड OU, ओके, AU SVU एंड OU के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़े थे, अब वो 15% भी एक खुशखबरी हमारे बच्चों के लिए ये है, और यकीन जानिए हरीश राव साहब का इसमें जितना भी शुक्र अदा करे कम है। उन्होंने जो है ना आर्टिकल 371D के तहत उसको जो है ना अब निकाल दिए। ओके, कहाँ कौन से, जो 2014 के बाद जितने भी कॉलेजेस आए हैं अब उसमें UR को जो है ना एडमिशन नहीं दिया जाएगा। 2014 से पहले हमारे 20 कॉलेजेस थे, सिर्फ उसी में उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो है ना नॉन लोकल जो भी कैंडिडेट लोकल स्टेटस क्लेम करना चाहता है, उनके पेरेंट का, इधर ऑफ दी पेरेंट फादर और मदर दो में से किसी एक का 10 इयर्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर है, तो फिर वो जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब किसी ने कह दिया कि नहीं आप 9, 10, 11 लोकल हैं, तो अब जब ड्रॉप बॉक्स आप ओपन करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें निकलेंगी, OC, UR, AU, SVU, UR में आ गए, और NL ये आएगा। अगर आप OU क्लिक कर दिए, समझिए मैं किसी से यानी व्हाट्सएप पे देखा हूँ मैसेज में, तो OU अगर आप क्लिक कर दिए और तो आपको वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, आप बगैर रेसिडेंस सर्टिफिकेट के अपलोड कर दिए। लेकिन जब वहाँ पर जाने के बाद में वो होगा क्या, वेरिफिकेशन होगा, तो आपके जो है ना स्टडी सर्टिफिकेट 7 ईयर्स के जो है ना तेलंगाना के नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। या तो फिर वो पूछेंगे आपको अपलोड करने के लिए, मगर अब इतने हज़ारों के बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूछेंगे, छूट गया। तो लास्ट ईयर कई बच्चों का इसमें नुकसान हुआ है। 156 बच्चों को जो है ना इन एलिजिबल करार दिया गया, क्योंकि 9, 10, 11, 12 यहाँ पढ़े थे वो बच्चे, उनको गलत बावर किया गया कि भैया आप लोकल हो गए हैं, अब आपको कोई सर्टिफिकेट, तो वो OU को क्लिक कर दिए बच्चे। ओके, अगर 7th से भी यहाँ पढ़े हैं कोई भी कैंडिडेट, 6th 1 साल जो है ना बाहर पढ़ा है, 7th से भी यहाँ पढ़े हैं, तो उसको NL ही या UR ही जो है ना क्लिक करना पड़ेगा। UR वो करेगा जो AU SVU का है, वो उसको छोड़ दीजिए आप हमारे एप्लीकेबिलिटी में नहीं है वो। लेकिन अगर 7 to 12 भी यहाँ पढ़ा है, 6 ईयर्स कंप्लीट है, तो NL ही करेगा और उसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता है तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बाद है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। ये भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो बाहर से आए हैं, नॉन लोकल हैं, जो मैनेजमेंट कोटा में जो है ना वो लेना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा हमको मैनेजमेंट कोटा का जब हम बात करेंगे, जब डिस्कस करेंगे, इस पर अभी करेंगे। लेकिन हर बच्चे को ना वालिद का जो है ना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत है, ना इनकम सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत है, ना रेसिडेंस सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ उन्हीं के लिए, बादों में लिखा हुआ है इफ़ अप्लीकेबल, मैंडेटरी फॉर देम हु वांट टू क्लेम इट। देखिए मैंडेटरी इफ़ अप्लीकेबल, बच्चों की परेशानी यही है कि साहब बाद में मैंडेटरी लिखा हुआ है ना, उसके बाद इफ़ अप्लीकेबल भी लिखा हुआ है ना, उसको क्यों नहीं पढ़ते आप? मैंडेटरी है किसके लिए है? जिसके ऊपर लागू है, जिसके ऊपर लागू है उनके लिए मैंडेटरी है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप 7 to 12 यहाँ पर पढ़े हैं, मगर आप लोकल में नहीं आते हैं क्योंकि आप 6 to 12 में नहीं है, तो आपके लिए ये मैंडेटरी क्या हो गया? रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। ओके, तो वो मैंडेटरी है। तो इफ़ अप्लीकेबल किसके लिए? इफ़ अप्लीकेबल किसके लिए? जो बच्चा 6 से नहीं पढ़ा है उसके लिए इफ़ अप्लीकेबल वहाँ पे लगता है। Okay. तो इस चीज़ को समझते नहीं है बच्चे, वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जी, तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड के बाद में ना मैंडेटरी लिखा ना इफ़ अप्लीकेबल लिखा। क्यों नहीं लिखा? इट्स नॉट ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर।
लेकिन हर बच्चे के पास है, आप हाँ, लगा दीजिए, लगा कोई मसला दीजिए, नहीं है। हाँ। नहीं है तो कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप आधार नहीं देंगे तो हम एडमिशन नहीं देंगे, ओके। नहीं, कोई नहीं कर सकेगा। आप अदर आईडी प्रूफ दे सकते हैं, एनी आईडी प्रूफ। अब एनी आईडी प्रूफ में जो है ना, कोई 18 साल क्रॉस कर रहे हैं, उनके पास वोटर आईडी है समझिए, किसी के पास पैन कार्ड है, किसी के पास बैंक अकाउंट की पासबुक जो फोटो के साथ होती है वो है समझिए, ये सब अगर कुछ नहीं भी है किसी के पास समझिए, तो आपके पास 12th का हॉल टिकट तो होगा। बगैर 12th पास करेंगे तो आप नीट में तो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए ना, तो 12th के हॉल टिकट पे तो फ़ोटो होती है, फ़ोटो अटेस्टेड होती है, तो आप वो भी जो है ना एज आईडी प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। 12th का हॉल टिकट, इंटरमीडिएट में जो आप हॉल टिकट था ना, वो भी एज आईडी प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं। ग्रेट। और उसके बाद है कैंडिडेट्स की लेटेस्ट फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे हो आप, और कैंडिडेट जो होगा नीचे स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो इसमें सिग्नेचर में ऐसा है कि अगर आपके पास डिजिटल फैसिलिटी है तो आप डिजिटल पैड पे कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर नहीं है आपके पास तो एक वाइट पेपर ले लीजिए। वो डिजिटली पहले भी बच्चे कर चुके हैं अपलोड, तो उनको एक आइडिया रहता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे एनटीए में कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में जो है ना आगे के जो सर्टिफिकेट का मामला है, 3 गैप सर्टिफिकेट, बॉन्ड और अंडरटेकिंग, वो हम जो है ना इंशाल्लाह जब हमारा प्रोसेस शुरू होगा, कौन सा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, तो वो कॉलेज में भरने के हैं, तो उसके ऊपर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करके कंफ्यूज करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इस साल आप जो 15% का एक जो अनरिजर्व कोटा है उसमें तब्दीली आई है, जी जी, तो इस पर थोड़ा सा बड़ा अच्छा सवाल। मैं अभी आपसे बच्चों से कह रहा था कि हरीश राव साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वाकई जो है ना तेलंगाना के बच्चों के लिए बहुत कर रहा है वो शख्स, बहुत मेहनत कर रहा है वो शख्स। तो हमारे पास दरअसल क्या था, 2014 से पहले हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे NTRU के तहत, उसी को हम फॉलो करते आ रहे थे। तो यू आर जो है ना 15% अनरिजर्व कैटेगरी, जो OU, AU और SU 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लीकेबल थे, ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो अब हमारे पास 2014 के बाद कई नए कॉलेजेस आए हैं, तो आर्टिकल 371DA कहता है कि इट इज़ द राइट ऑफ द लोकल कैंडिडेट टू क्लेम इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन एजुकेशन। लेकिन इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्रीमेंट करे हुए हैं, आप जो है ना 10 साल का एग्रीमेंट करे हुए हैं, तो आप एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकते ना। तो देखिए उसको कितना प्यारे ढंग से वो शख्स जो है ना इंटरप्रेट करवाया है। या तो फिर उनके कोई IAS ऑफिसर साथ में होंगे, लेकिन वो खुद बहुत काबिल आदमी है, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई है पर्सनली उनसे, तो अंदाजा है। तो इंटरप्रेट क्या किया, ठीक है साहब, हमारा एग्रीमेंट है ना, रखिए, हम एग्रीमेंट पे कायल हैं, आज भी कायल हैं, और 1 साल के लिए हम कायल रहेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट कहाँ, कब, कौन से साल में किए थे? 2014 में किए थे। तो 2014 तक हमारे पास 20 कॉलेजेस थे, उसके ले लीजिए आप। उसके बाद से अब हमारे पास 36 कॉलेज और आए हैं, 20 और 36, क्योंकि 56 कॉलेज है, जिसमें से BBA नगर का एक AIIMS निकाल दीजिए आप, उसको निकालते हैं तो 35 कॉलेज। तो 35 कॉलेज तो हमारे 2014 के बाद आए हैं, तो इसमें आपका क्या दखल है, हम क्यों देंगे? तो उन्होंने बाज़ाब्ता जो है ना GO इशू करवाया, अभी रिलीज़ हो जाएगा, अभी आया नहीं है, मंदर आम पर नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिंग हो गई है उसकी। तो इस एतबार से इस साल 1000 बच्चों को और फ़ायदा हो रहा है। ओके, 1000 बच्चों का और फ़ायदा। तो जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद होगा है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। ओके, जो आप अपलोड किए, इसमें कितना टाइम लगता है? उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ एक हफ्ता लग जाएगा। ओके, एक हफ्ता लग, जब तक इंशाल्लाह हम जो है, मैं भी खुल के बात करने के काबिल हो जाऊँगा। ये तो जो है ना, आप लोग इमरजेंसी में बुला लिए मुझे, और आपका प्यार था, मेरे बच्चों का जो है ना मेरे लिए जो है ना दुआएं, इतनी दुआएं थी, वो यहाँ तक मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह जब बहुत ही खुल के और आराम के साथ बात करेंगे, तो मोटी मोटी बातें मैंने बता दी। अच्छा, जो दो तरह की लिस्ट आती है, एक तो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है और दूसरी प्रोविजनल लिस्ट आती है। हाँ, प्रोविजनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट आती है। तो इसमें क्या फ़र्क है? तो पहले क्या होगा देखिए यार जी, कि जैसे ही आप सर्टिफिकेट्स अपलोड किए ना, तो ऑनलाइन में वेरिफिकेशन होंगे। अगर कहीं पर कोई गलतियां होती हैं, तो आपने जो RMN दिया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपका ये सर्टिफिकेट या तो जो है ना सही नहीं है, या यहाँ पर ये कमी रह गई है, या ब्लर है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप फिर से अपलोड कीजिए। तो 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा। इस एतबार से 5 दिन 6 दिन का जो है ना ये प्रोसेस रहेगा। ये होने के बाद जो है ना एक लिस्ट जारी होगी, जिसको कहते हैं हम प्रोविजनल प्रोविजनल लिस्ट। तो प्रोविजनल लिस्ट इसलिए रखते हैं कि उसमें भी कई चीज़ें छूट जाती हैं, कहीं पर कई बच्चों के नाम छूट जाते हैं, ठीक, कई बच्चों, फिर वो बच्चे क्या करेंगे, अपीयर होंगे।
ओके। KNRJHS को कि साहब हमारा नाम छूट गया है। हेल्पलाइन भाई अपेयर से मतलब पर्सनली जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ईमेल करेंगे या ये हेल्पलाइन पे फ़ोन करके बोलेंगे तो फिर वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन उन बच्चों के नाम फिर ऐड किए जाएंगे। जब ऐड किए जाएंगे तो वो जो लिस्ट बनेगी उसको हम कहते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अब इसमें तब्दीली, फाइनल मेरिट लिस्ट को भी पीछे पहले एक जो है ना एक प्रोविजनल लगा देते हैं लफ्ज़, प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना लीगल चैलेंज भी करते हैं तो वो उसको जो है ना एडजस्ट करने के लिए उसको जो है ना थोड़ा सा अपने स्किन सेविंग के लिए जो है ना एक प्रोविजनल का लफ्ज़ लगाता है, लेकिन वो फाइनल लिस्ट होगी। उसके बाद वेब ऑप्शंस के लिए जो है ना आपको नोटिफिकेशन जारी होगा। हाँ। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कन्वेंटर कोटा की। अच्छा, अब क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है और बहुत लास्ट एकदम सवाल है, MBBS और BDS में के ऑप्शंस जो हैं वो एक साथ साथ करने पड़ेंगे या अलग अलग होंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कन्वेंटर कोटा, ये सिर्फ एक कैटेगरी के लिए है और ये दोनों MBBS और BDS दोनों के ऊपर लागू है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन दोनों के ऊपर लागू है। तो आपको रजिस्ट्रेशन MBBS का अलग, BDS का अलग कराने की जरूरत नहीं। सही। हाँ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके जब काउंसलिंग होगी, जिसको आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कहेंगे या वेब ऑप्शंस कहेंगे, MBBS के अलग होंगे, BDS के अलग होंगे। तो MBBS के पहले होंगे, 1-2 फेज के बाद BDS के शुरू हो जाएंगे। तो MBBS रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा आपका 3500 अभी आप जो जगह करवा रहे हैं, फिर आपको फिर पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कन्वेंटर कोटा का एक रजिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट कोटा का एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी MBBS BDS के लिए होगा और आयुष का होगा और उसमें 4 कोर्स आएंगे। तो सब ये 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। तो MBBS और BDS में जो है ना रजिस्ट्रेशन एक ही होगा, लेकिन आपके यानी कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है वो MBBS की अलग होगी और BDS की अलग होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कंडीशन के बावजूद हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी नीट कैंडिडेट्स हैं, जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस फिल करने जा रहे हैं जो कल से शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न होगा कि इसको किस तरह से फिल करना है। बहुत सारे लोग जो रह गए थे, मुझे लगता है कि उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर हमारी कोशिश रहेगी कि अभी जो एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, फिर से एक बार आपको हम अब्दुल रब आरिफ साहब से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो तब तक अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।